आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से क्या इनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट से क्या रिप्रेजेंटेशन मिलेगा? इस सब के बियॉन्ड बिहार और उत्तर प्रदेश से क्या और रिसफल होंगे? किनको किनको जगह मिलेगी? कोई असंतुष्ट तो नहीं है बिहार में? अपनी ही पार्टी के नेता तो असंतुष्ट नहीं है। हालांकि बिहार अभी सेफ जोन में है, वहां कोई चुनाव नहीं है, ना तो लोकसभा के चुनाव है, ना राज्य के चुनाव है। तो 29 तक तो वहां पर बिल्कुल मामला ठीक है। 30 में विधानसभा के होने हैं, 29 में आम चुनाव होने हैं। तो बिहार में अभी थोड़ा बहुत वो कश्मकश चल भी सकती है, बिहार को वो थोड़ा नेग्लेक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन करेंगे कि नहीं करेंगे कहना मुश्किल है। तो बिहार से भी रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। उत्तर प्रदेश से ऐसा लगता है कि जरूर कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश होगी, और ये उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में भी हो रहा होगा। और दूसरा, पंजाब में जो ये 7 एमपी आए हैं जीत करके, क्या इनके साथ कोई अंदर खाने कोई डील हुई है? इनमें से किसी को कैबिनेट में जगह मिलेगी? और अगर मिलेगी तो उसकी उपयोगिता क्या है? वो क्या प्लेट पर लेकर के आएंगे? वो प्लेटर में क्या सजा के लाएंगे? क्या इन लोगों की कोई पंजाब में अपील है जनता के बीच में, या इनके ऊपर बर्थ फेंकना बेकार होगा? सिर्फ यही होगा कि तुम अंदर की बात बताते रहो, हम तुमको मिनिस्टर बना देते हैं। ये हो सकता है, ये सिग्निफिकेंस तो है बाकी नेताओं का, कि आम आदमी पार्टी की कमजोरियों को वो बीजेपी के साथ शेयर करे और उन कमजोरियों के आधार पर बीजेपी रणनीति बनाए, और इसके बदले में उनको कहें कि आप हमें बर्थ दे दीजिए, एक कैबिनेट बर्थ दे दीजिए। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि इस आधार पर किसी को कैबिनेट बर्थ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में, खासतौर से मोदी की सरकार में। आप आ गए हैं, पार्टी में हैं, इंतजार कीजिए, इतना जल्दी कुछ मिलने का नहीं है। महाराष्ट्र से क्या किसी को एकोमोडेट करने की बात हो रही है? ये सारे स्टेट के ऊपर नजर होगी और उसमें परिवर्तन की बात होगी। जो सबसे बड़ा बिंदु है इस कैबिनेट रिसफल में, जो पूरे देश की नजर लगी हुई है, वो नजर लगी हुई है कैबिनेट के शिक्षा मंत्रालय पे, श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान पे। अब उसमें 50-50 का मामला है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी नाराज हैं धर्मेंद्र प्रधान से। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं। मोदी बिल्कुल नाराज नहीं है धर्मेंद्र प्रधान से, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मोदी। जो मोदी को चाहिए धर्मेंद्र प्रधान से, वो धर्मेंद्र प्रधान डिलीवर कर रहे हैं। चुपके चुपके यूजीसी की बात आ गई, चुप्पी साध ली, गाली खा ली, चुप रहे। बाद में जब कहीं पूछा, पहले तो 6 महीने 7 बार तक चुप, 5-6 महीने चुप रहे, चुप्पी लगा करके बैठे। उसके बाद जब चले गया मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, तब चुपके से बाहर आकर के बोले हाँ कुछ गलती हुई है, उसको करेक्ट किया जाएगा। कैलकुलेटिव रिस्क लिया कि दूसरा वर्ग नाराज ना हो जाए। और आप और हम अगर ये मानते हो कि धर्मेंद्र प्रधान से ये गलती हो गई है, यूजीसी एक्ट में जो संशोधन हुआ है, तो आप और हम इतने भोले नहीं हैं, इतने नासमझ भी नहीं है। यूजीसी एक्ट में परिवर्तन पूर्ण रूपेण मोदी का ब्रेन चाइल्ड है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। मोदी और शाह इसका ये ब्रेन चाइल्ड है, इसे मानना पड़ेगा। हाँ, मोदी और शाह ये जरूर देखते हैं, राजनीति है, उनको करनी होती है, कोई बुरी बात नहीं है। जो पावर स्ट्रगल में आपको कॉम्बिनेशन सेट करने पड़ते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। उनको देखना पड़ता है कि एक वर्ग नाराज हो रहा है, तो उनकी नाराजगी को हम कितनी दूर तक झेल सकते हैं। वो नाराजगी क्या हमें नुकसान दे देगी? अगर वो नाराजगी हमें नुकसान देगी तो हम बैक ट्रैक कर लेंगे, लेकिन अगर वो नाराजगी हमें नुकसान नहीं दे रही है तो वाटर टेस्ट करते हैं, थोड़ा चलते हैं, और दूसरे वर्ग को जिसके ऊपर क्लेमेंट बहुत सारे हैं, उनके ऊपर ही हम मट्ठा डालने की कोशिश करते हैं, उस पूरे वर्ग को अपनी झोली में लाने की कोशिश करते हैं। अगर लग गया तीर तो बल्ले बल्ले, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, तुक्का है। तो इस आधार पर मोदी और शाह ने एक कैलकुलेटिव रिस्क लिया है। राजनीति में स्टेट्समैन की बात मैं नहीं कह रहा हूं। फिर आप सही और गलत पर मत जाइए, सही गलत नहीं, यहां सही गलत का अनुमान हो ही नहीं रहा है।
ऐसा आप समझते हैं कि मोदी को ये बात पसंद नहीं आती होगी कि इस तरह की बात गलत है? अमित शाह को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि यूजीसी एक्ट जिस तरह से बना है वो पूरी तरह से गलत है? इतने बेवकूफ है मोदी, इतने बेवकूफ हैं शाह? बिल्कुल नहीं। इतने अपरिपक्व है मोदी, इतने अपरिपक्व है शाह? बिल्कुल नहीं। और इतने नासमझ है धर्मेंद्र प्रधान? बिल्कुल नहीं। तो ये लोग समझदार हैं। आप इन्हें अगर ये समझते हैं कि बिल्कुल नासमझ हैं, भोलेपन से इन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं बड़ा अन्याय हो रहा था एक वर्ग के साथ, उनको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। 0.02% का कंप्लेन है ज्यादती का एक वर्ग विशेष के साथ, और ज्यादती इधर भी होती है। तो इस 0.002 को आधार बना करके इतना बड़ा डिविसिव एक्ट में परिवर्तन कर देगा, जिनको मालूम है कि इसके बाद शहर शहर आग लगेगी, सड़कों पर आगजनी होगी, मालूम है, इसके बाद भी ऐसा करेंगे? नहीं। बहुत कैलकुलेटिव तरीके से उन्होंने ये रिस्क लिया, आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला गया। उनको लगा कि थोड़े में आंदोलन हो जाएगा, बात बन जाएगी, लेकिन ये इतनी अपेक्षा नहीं थी। उनको मालूम था कि आंदोलन तो होगा, बल्कि कह सकते हैं कि आंदोलन कराया भी गया होगा वाटर टेस्ट के लिए, आलोचना कराई भी गई होगी। पॉलिटिक्स है, शुद्ध हार्ड पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूं। कई कराई भी गई होगी कि जरा टेस्ट तो किया जाए क्या पोजीशन है। तो अगर कराई भी गई होगी तो भी इस बार थोड़ा सा प्रोपोर्शन गड़बड़ा गया, कैलकुलेशन फेल हो गया। मतलब इतना हो गया कि शिक्षा मंत्री को बयान देना पड़ गया कि हां गलती हुई है, हम उसको कोर्स करेक्शन करेंगे, क्योंकि वो ब्लैटेंट गलती है और इसमें मोदी और शाह खुद को बचा नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बचा सकते। तो इसलिए आप इनको भोलेपन में मत समझिए, और ये गलती धर्मेंद्र प्रधान की है ऐसा बिल्कुल मत मानिए। ये जानबूझ के गलती की गई है, राजनीति के लिए की गई है, मैं उसको बुरा भी नहीं मानता हूं। राजनीति में कट थ्रोट पॉलिटिक्स होनी है, पावर स्ट्रगल है, आपको पावर चाहिए होता है, तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते रहते हैं। ये जनता का धर्म है, ये नागरिकों का धर्म है कि पॉलिटिशियन के इस भाव में फंसे नहीं, और फिर जहां पर उनको लगे कि नहीं नहीं ये लक्ष्मण रेखा आप लांघ रहे हैं, इसे रोक दीजिए, इसके बाहर जाएंगे तो फिर खिलाफत होगी और मजबूत खिलाफत होगी। और लक्ष्मण रेखा जैसे ही उन्होंने लांघा तो खिलाफत हुई, और खिलाफत डिस्प्रोपोर्शनेट हो गई, और इतनी हो गई कि शिक्षा मंत्री को बयान देना पड़ा। लेकिन इसकी वजह से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गलती धर्मेंद्र प्रधान की नहीं थी, यह गलती किसी की नहीं थी, ये एक राजनीतिक दांव था। उल्टा पड़ा तो वो वापस आए, अब वो कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे उसको ठीक करने का। लेकिन दो गलती महत्वपूर्ण है, इस गलती की भी मेरे ख्याल से सरकार को भनक होगी। सरकार इतनी भोली नहीं है, मैं कभी भी सरकार को भोला नहीं बनने दूंगा, और इतनी भोली है भी नहीं कि सरकार को ये मालूम नहीं हो कि एजुकेशन माफिया क्या गोल खिला रहे हैं। सरकार के ही 12 साल हो गए सरकार को, कोई नई बात तो है नहीं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं उन पत्रकारों में शामिल नहीं हूं कि कुछ भी मोदी करे समर्थन में खड़े हो जाओ, गलती भी करे समर्थन में खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं होता है। मैं जहां गलती होगी मर्यादित तरीके से खिलाफत आपको हमारे नेटवर्क पर देखने को मिलेगा। तो सरकार को यह मालूम नहीं होगा कि एजुकेशन माफिया इस तरह का काम कर रहे हैं, लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सरकार को मालूम नहीं है? बिल्कुल मालूम होगा। फिर ये गलती हुई है, और ये फिर आउट ऑफ सिलेबस हो गया, आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया, डिसप्रोपोर्शन हो गया। अब इनको लगने लगा कि ये गलती हो गई, 2024 में भी हुई, कुछ नहीं हुआ, ढाक के 3 पात। अभी सीबीआई ने पकड़ लिया, सीबीआई ने उनको पकड़ लिया, और लेगेसी मीडिया मुलम्मत चढ़ा रही है, सीबीआई ने उनको पकड़ लिया, सीबीआई ने उनको पकड़ लिया। हमें मालूम है कि इस वीडियो को पता नहीं कितने लोगों तक पहुंचाया जाएगा, हो सकता है रोक भी दिया जाए, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत सरकार की आलोचना है। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए।